नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ वो खबरें जिनका असर सीधा हमारी दुनिया पर पड़ता है। हम आपको ले चलेंगे दुनिया के कोने कोने में और बताएंगे आज की बड़ी खबरें इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रही हैं। सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड नाउ में, वो बात होगी अमेरिका में प्लेन हादसे की। टेक्सास में प्लेन हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया है, जहां आसमान में सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है और दो तस्वीरें यहां सामने आपके, जहां भी कुछ दिन पहले ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद आज एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया। टेक ऑफ के बाद प्लेन ने नियंत्रण खो दिया और ट्रैक के ऊपर गिर गया, जिसके बाद आग का तांडव देखने को मिला। अमेरिका में लगातार प्लेन क्रैश की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक दिन पहले कैलिफोर्निया और फिर टेक्सास। आखिर हवाई सफर इतना अनसेफ कैसे होता जा रहा है? इस साल अमेरिका में प्लेन क्रैश के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे अमेरिका के सबसे भयानक प्लेन हादसों के बारे में जो अब तक अमेरिका में घटे हैं। फिर आपको लिए चलेंगे मिडिल ईस्ट, जहां आज वो दिन है जिसका इंतजार पिछले 3 साल से हर फिलिस्तीन के नागरिकों को था, गाजा के लोगों को था, ये भी कह सकते हैं आप कि पूरी दुनिया को था, क्योंकि कहा जा रहा है कि गाजा में शांति लौटने वाली है। हमास की कैद से बंधक रिहा होकर अपने घर लौटे हैं। खुशी के आंसू इजराइल में जश्न है। और आपको बता दें, साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल के दौरे पर हैं, तेल अवीव पहुंच चुके हैं। ट्रंप का ये इजराइल दौरा कितना अहम है आपको बताएंगे। इजरायली संसद में ट्रंप की ग्रैंड वेलकम की बात करेंगे और इजरायली संसद में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दरमियान हंगामा भी हो गया, नारेबाजी हुई। ये क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे नेतन्याहू ने आखिर क्यों कहा आज का दिन इजराइल के लिए बेहद खास है और इजराइल के सर्वोच्च सम्मान से डोनाल्ड ट्रंप को नवाजा गया है, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे। इसके बाद बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के चीन प्रेम की। चीन के प्रति प्रेम है या चीन के प्रति दुश्मनी है, ये साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। 100% एक्स्ट्रा टैरिफ के ऐलान के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ कर रहे हैं। आखिर 72 घंटे में ट्रंप के सुर कैसे बदल गए, इसके बारे में बात करेंगे। क्या ट्रंप चीन से डर गए हैं? क्रिटिकल मिनरल्स में जिस तरह से चीन की मोनोपोली चलती है उससे घबरा गए हैं या कोई और बात है? इसके बाद बात करेंगे उन झूठे दावों की जो ट्रंप अब तक करते आए हैं। ट्रंप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितनी बार वो झूठ बोल चुके हैं, ट्रंप के बारे में हर डिटेल आपको देंगे। और साथ साथ ट्रंप के वो गलत दावे जिसे लेकर वो ट्रोल हुए, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद एक अच्छी खबर आपको बताएंगे। बात करेंगे जापान की। वो जापान जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, वहां की बुलेट ट्रेन का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जापान में क्यों एक लड़की के लिए, सिर्फ एक पैसेंजर के लिए आखिर 3 साल तक ट्रेन चलाई जाती रही? कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्यों सिर्फ एक पैसेंजर के लिए 3 साल तक चली एक ट्रेन? दिलचस्प है कहानी, तो जरूर देखिएगा वर्ल्ड नाउ में। ये पॉजिटिव स्टोरी भी है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के हादसे की। अमेरिका के टेक्सास में प्लेन क्रैश हो गया। टेक्सास के हिक्स एयरफील्ड के पास यह विमान हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई और कई ट्रक जलकर खाक हो गए। जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है, हैरत में डालने वाली है। प्लेन विमान नॉर्थ सेगिनो बुलेवार्ड के पास गिरा। यह इलाका बिजनेस के 287 के पास, ठीक पास एवोंडेल के नजदीक है। हादसे के बाद कई जो 2 व्हीलर थे, 4 व्हीलर थे, वो भी इस आग की चपेट में आ गए। यहां तक कि कई बड़ी गाड़ियां थी, ट्रक से, वो भी आपको बता दें इसकी चपेट में आ गए, इस प्लेन हादसे के चपेट में आ गए। अभी ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त देखिए। यहां पर ये कैलिफोर्निया की तस्वीर है, ये जो आप देख रहे हैं जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इसके बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है जब प्लेन क्रैश हुआ टेक्सास में, और उसके बाद जो धुएं का गुबार आप देख रहे हैं उसी प्लेन क्रैश की ये तस्वीर है, जहां पर आपको साफ नजर आएगा कि ये जो 2 हादसे पिछले 2-3 दिनों में हुए हैं अमेरिका में, उसने लोगों को डरा दिया है। हादसे का ये फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। कैसे विमान तेजी से आसमान से सीधे यहां गिरता है और उसके बाद यहां पर जितनी गाड़ियां खड़ी होती हैं सब आग की चपेट में आ जाती हैं, सारी गाड़ियां जलकर खाक हो जाती हैं। टक्कर के बाद एक बहुत जोरदार धमाका भी होता है। कुछ ही पलों में चारों तरफ काले धुएं का गुबार फैल जाता है। आग की लपटें इलाके को घेर लेती हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। विमान के गिरने से ट्रकों में लगी आग तो इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एक प्रत्यक्षदर्शी यानी कि चश्मदीद की माने तो विमान गिरा और आग का गोले में तब्दील हो गया, जिसने ट्रकों को भी अपनी चपेट में ले लिया
और देखते ही देखते यहां पर भयंकर आग लग गई, जिसे देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। फायर डिपार्टमेंट की कई टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग को कंट्रोल किया। यह हादसा फोर्ट वर्थ अलायंस एयरपोर्ट और फोर्ट वर्थ मीचम एयरपोर्ट के बीच हुआ, जो डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि विमान ने कहां से उड़ान भरी थी और इसे कहां जाना था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA और नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड NTSB को घटना की सूचना दी गई है। दोनों एजेंसियां हादसे की जांच जल्दी शुरू कर देंगी। जांच में पता लगाया जाएगा कि विमान तकनीकी खराबी के कारण गिरा, मौसम की खराबी के कारण गिरा, या फिर इसके पीछे कोई मानवीय भूल थी, मानवीय चूक थी। इस हादसे के बाद लोगों ने निजी विमानों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की है। इसे एक दिन पहले क्या हुआ था, ये देखिए। ये कैलिफोर्निया की तस्वीर है, ये ठीक एक दिन पहले की तस्वीर है। यहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है, अभी तक स्टेबल लग रहा है, लेकिन देखिए अचानक से विंड स्पीड से हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ता है और इसके बाद अचानक से चक्कर खाते हुए सीधा डाइव कर जाता है वहां पर। और ये जो सी बीच आप देख रहे हैं कैलिफोर्निया में, वहां के होटल पे बताया जा रहा है कि डायरेक्ट यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हालांकि इसमें जो लोग थे वो बच गए, वो घायल हुए और उनको फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया। ये कैलिफोर्निया की तस्वीर आप देख रहे हैं। हादसा कैलिफोर्निया के हास्टिंगटन स्ट्रीट और पैसिफिक कोस्ट हाईवे के नजदीक हुआ है। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। हादसे के वक्त 2 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे और 3 सड़क पर थे, जो प्लेन की चपेट में आ गए, जिसने हादसे के बाद हेलीकॉप्टर से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भर रहा था। उसी दौरान हेलीकॉप्टर के पंख वहां मौजूद ताड़ के पेड़ की पत्तियों से टकराए। इससे हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई और हेलीकॉप्टर अचानक से ऊपर की तरफ उठा और फिर अनियंत्रित होकर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद क्रैश हो गया था। अमेरिका में हाल के दिनों में निजी विमानों की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। अमेरिका में आजकल निजी विमानों का चलन बहुत ज्यादा है, जिसमें 2 लोग उड़ते हैं। प्राइवेट जेट हेलीकॉप्टर्स का चलन बहुत ज्यादा है और अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री भी काफी स्ट्रांग है। वैसे जो खबरें सामने आ रही हैं, जो विमान हादसे सामने आए हैं, इससे इनके इस्तेमाल और सुरक्षा को लेकर भी एक नई बहस छिड़ गई है। अमेरिका में इसे लेकर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। 2025 की ही बात करें, अगर 2025 में अमेरिका में हवाई सफर कितना डरावना साबित हुआ है, आप आंकड़े देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अमेरिका में कुल 60 घातक विमान दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें कई निजी और छोटे विमान शामिल हैं, और कम से कम 188 लोगों की जान चली गई। जबकि दुनिया भर के जानकार ये मानते हैं कि हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित यात्रा होती है, सबसे सेफ यात्रा मानी जाती है। लेकिन यह साल अमेरिकी विमानन सुरक्षा कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। चौंकाने वाली बात है ये, क्योंकि इससे पहले आखिरी बार किसी अमेरिकी यात्री विमान का घातक हादसा 2009 में हुआ था, लेकिन 2025 ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन घटनाओं ने एयर ट्रैवल की सुरक्षा पर नई डिबेट शुरू कर दी है, कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 जनवरी की बात बताऊं मैं आपको, राउंड माउंटेन नेवाडा में चेरोकी 6 विमान क्रैश हो गया। इसमें पायलट की जान चली गई। 2 जनवरी फुलरटन कैलिफोर्निया वैन एयरक्राफ्ट RV-10 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पायलट और यात्री की मौत हो गई। 12 जनवरी वॉट्सविल अरकांसस में बिलांका में 7 GCBC विमान क्रैश हुआ, इसमें भी पायलट की जान चली गई। 14 जनवरी रॉक स्प्रिंग्स व्योमिंग पाइपर विमान हादसे का शिकार हुआ, पायलट की जान चली गई। 25 जनवरी चार्लोट्सविल वर्जीनिया, यहां पर वर्जीनिया बीच पर V-35B विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पायलट की मौत हो गई। 29 जनवरी वॉशिंगटन DC बम्बार्डियर विमान और ब्लैक हैक हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई, इसमें 67 लोगों की मौत हो गई थी और यह टक्कर पूरी दुनिया में देखी गई थी और ये कैमरे में भी कैद की गई थी। 31 जनवरी फिलाडेल्फिया एयर एम्बुलेंस विमान क्रैश हो गया, रिहायशी इलाके में गिरने की वजह से इसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ और 7 लोगों की जान चली गई। 6 फरवरी को बोरिंग सागर अलास्का बोरिंग एयर जो फ्लाइट है 445 वो क्रैश हो गया और लैंडिंग से 10 मिनट पहले लापता हो गया। विमान का मलबा बोरिंग सागर में मिला, इसमें 10 लोगों की जान चली गई। 10 फरवरी स्कॉट्सडेल एरिजोना गेट्स लियरजेट 35A विमान क्रैश हो गया, इसमें पायलट की मौत हो गई। 14 फरवरी फ्लोरिडा सेस्ना 208 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसमें पायलट की जान चली गई। 19 फरवरी माराना एरिजोना 2 विमानों की हवा में टक्कर हुई, 2 लोगों की मौत हो गई। 27 फरवरी वाल्डे टेक्सास रॉबिन्सन R-44 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 2 लोगों की जान चली गई। 1 मार्च मैथेसन कोलोराडो वैन RV-7 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पायलट की मौत हो गई। 10 मार्च मिसिसिपी मेडिकल हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया,
3 लोगों की जान चली गई। 10 अप्रैल न्यू जर्सी हडसन नदी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें सभी 6 लोग मारे गए। 22 मई सैन डिएगो सेस्ना स्टेशन निजी विमान था, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 6 लोग मारे गए, 8 लोग घायल हुए। 25 जून लास वेगास नेवाडा बोइंग विमान में आग लग गई। इंजन में आग लगने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 30 जून यंगस्टाउन ओहायो मैन टेक ऑफ के 7 मिनट के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान और सभी 6 लोग मारे गए। 27 जुलाई नाम्पा इडाहो, ये एक निजी विमान था जो क्रैश होता है और 3 लोग मारे जाते हैं। 5 अगस्त चिले एरिजोना मेडिकल ट्रांसपोर्ट विमान दुर्घटनाग्रस्त, सभी 4 लोग मारे गए और लैंडिंग के दौरान इसमें आग लगी थी। 5 सितंबर ग्रीनवुड विलेज कोलोराडो, जहां पर SR-22 विमान क्रैश हो गया और सवार 2 लोग मारे गए। 11 सितंबर लेक मिशिगन एक सर्कस SR-22 विमान क्रैश हुआ, झील में प्लेन गिरा लेकिन सभी यात्री इसमें सुरक्षित बचा लिए गए। 20 सितंबर लुइस टेक्सास नॉर्थ अमेरिकन T6 प्लेन क्रैश हो गया, विमान में सवार दोनों लोग मारे गए। ये आंकड़े बताते हैं कि ये 1-2 मामले नहीं है, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह हमने आपको 2025 में हुए छोटे बड़े विमान हादसे बताए। इससे पहले भी अमेरिका के इतिहास में काफी बड़े हादसे हुए हैं। अमेरिका में आज तक के सबसे खतरनाक विमान हादसों की बात की जाए तो उसकी तस्वीर आपके सामने रखते हैं, उसके आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 12 फरवरी 2009 अमेरिका में एक भीषण विमान हादसा होता है। कोलोगन एयर का विमान न्यूयॉर्क के पास क्रैश हो जाता है, हादसे में 50 लोगों की जान चली जाती है। फिर 27 अगस्त 2006 लेक्सिंगटन में उड़ान भरते समय एक कॉमियर विमान क्रैश हो जाता है, गलत रनवे से निकला था प्लेन। इस हादसे में 49 लोग मारे जाते हैं। 12 नवंबर 2001 अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन क्रैश होता है, न्यूयॉर्क के क्वींस में बेले हार्बर में क्रैश होता है और विमान में सवार सभी 260 लोग मारे जाते हैं। 31 जनवरी साल 2000 अलास्का एयरलाइन का एक विमान क्रैश होता है, कैलिफोर्निया के अनाकापा द्वीप के पास दुर्घटनाग्रस्त होता है। 83 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है। 17 जुलाई 1996 ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस की एक उड़ान क्रैश होती है, पेरिस फ्रांस जाते समय यह हादसा होता है। न्यूयॉर्क के पूर्वी मॉरिशस के पास अटलांटिक महासागर में प्लेन क्रैश हो जाता है, विमान में सवार सभी 230 लोग मारे जाते हैं। 11 मई 1996 वेजलुजेट एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार होता है। उड़ान भरने के लगभग 10 मिनट के बाद ही विमान क्रैश हो जाता है, 105 लोग मारे जाते हैं और सभी 5 क्रू मेंबर भी इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसके पहले 31 अक्टूबर 1994 अमेरिकन ईगल उड़ान का विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है, 64 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों की मौत हो जाती है। 8 सितंबर 1994 लैंडिंग के वक्त हादसा होता है, यूएस एयर का एक विमान पिट्सबर्ग में क्रैश होता है, 127 यात्रियों की मौत होती है और 5 क्रू मेंबर्स भी मारे जाते हैं। हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित साधन माना गया है, लेकिन अब दिमाग में सवाल यह आता है कि अचानक से 2025 में ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका में इतने सारे विमान हादसे हो गए। कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? हालांकि अभी तक 2025 के किसी हादसे को लेकर ऐसी साजिश वाली बात आई तो नहीं है। सबसे सुरक्षित माने जाने वाली हवाई यात्रा, लेकिन लगातार हादसों में इजाफा लोगों को डरा रहा है। अमेरिका के साथ साथ अगर दुनिया भर में हादसे की बात करें तो इस साल तकरीबन 7 महीने में 499 लोगों की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। औसतन देखें तो हर दिन 2 से ज्यादा लोग हवाई यात्रा में अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत से लेकर रूस और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक हर देश में हवाई हादसों में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या ये मानवीय भूल है, मानवीय चूक है, या इसके पीछे कोई साजिश है? पिछले कुछ सालों में देखें तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इनमें कई गंभीर हादसे भी हुए हैं। IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन के मुताबिक 2021 से इस साल जुलाई 2024 तक प्लेन हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या 1099 है। इसमें 499 लोग इसी साल अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। यह इसलिए भी डराने वाला आंकड़ा है कि अगर पिछले साल की बात करें तो 12 महीने में 244 लोगों की जान गई थी, लेकिन इस साल 7 महीने में मरने वालों का आंकड़ा दोगुने से ज्यादा होकर तकरीबन 500 के करीब है। और अमेरिका में बढ़ते विमान हादसे इसे और गंभीर बना रहे हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। अमेरिका में FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन नियम और सुरक्षा को देखती है, जैसे हमारे यहां भारत में DGCA देखती है।
हालांकि अब अमेरिका में प्राइवेट जेट की संख्या और उड़ानों की मांग भी बढ़ रही है। अमेरिका में एयरलाइन उद्योग का सालाना कारोबार लगभग $200 बिलियन है और अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री करीब 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है। लेकिन अब जब हादसे बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब अमेरिका को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। वर्ल्ड नाउ में आज की दूसरी सबसे बड़ी स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। एक ऐसी आग जिसकी लपटों में गाजा पिछले 3 साल से झुलस रहा है। यह आग हमास ने लगाई थी, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा गाजा का हुआ, हमास का हुआ। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 साल बीतते बीतते आखिरकार जंग का अंत हो गया, यह माना जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुछ मध्यस्थ देशों की कोशिश से दोनों पक्ष एक शांति समझौते पर राजी हुए हैं और अब बंधकों को छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमास ने सभी 20 बंधकों को रिहा कर दिया है। 7 और 13 के 2 बैच में इन्हें छोड़ा गया है। हमास ने इन्हें रिहा करके रेड क्रॉस को सौंपा है। पहले बैच के 7 बंधक इजराइल पहुंच चुके हैं। 13 बंधकों का दूसरा जत्था रेड क्रॉस को दे दिया गया। लोगों में खुशी है, उत्साह है और हमास के पास अब कोई भी जिंदा इजरायली बंधक नहीं है, यह भी कह दिया गया है। हमास आज ही 28 इजरायली शवों को भी सौंपेगा। इसके बदले में इजराइल आज 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। अपनों के वापस लौटने का इंतजार परिवार के लोग कर रहे हैं। तेल अवीव में लोग जमा हैं। गाजा में 2 साल की कैद के बाद हमास की तरफ से 7 इजरायली बंधकों की रिहाई के बाद शहर के होस्टल स्क्वायर पर झंडों, फूलों और वेलकम होम के नारों की गूंज सुनाई दी है। और जब ये पूरी घटनाक्रम चल रही है तब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए आप जो इस वक्त देख रहे हैं, ये आईडीएफ की तस्वीर है, इजरायली डिफेंस फोर्स की तस्वीर है और जो उन बंधकों को लेकर आई है इसकी ये तस्वीर। हेलीकॉप्टर के जरिए बंधकों को रेड क्रॉस के पास पहुंचाया गया। बंधक पहले परिवार से मिलेंगे, फिर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। इसलिए इजराइल आज खुशी के आंसू में डूबा हुआ है। उसके लिए यह दिन दिवाली से कम नहीं है। बंधकों की रिहाई के बाद तेल अवीव, जेरूसलम और हाइफा जैसे शहरों में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर धन्यवाद समारोह आयोजित किए हैं। ये मोमबत्तियां उन लोगों के लिए भी हैं जिन्होंने इस पूरे संघर्ष के दरमियान अपनों को खोया है, अपने परिवार के लोगों की जान गंवाई। कई परिवार वालों ने अपने परिवार वालों की तस्वीर लेकर होस्टेज स्क्वायर में लगाई है। तेल अवीव में शहर के समुद्र तट पर एक विशाल बोर्ड लगाया गया है जिसमें बड़े अक्षरों में थैंक यू लिखा हुआ था, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को गाजा में युद्ध विराम वार्ता में उनकी भूमिका के लिए सार्वजनिक धन्यवाद दिया जा सके। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तेल अवीव का बीच एरिया है जहां पर ये बड़ा सा थैंक यू रेत पे लिखा गया है, जिसे आसमान से ही देखा जा सकता है और डोनाल्ड ट्रंप की एक रेप्लिका बनाने की यहां पर कोशिश की गई है। उसमें थैंक यू लिखा हुआ है अमेरिकी झंडे के कलर से। हालांकि इस बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो गाजा की यात्रा करना चाहेंगे। अपने विमान एयरफोर्स 1 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो गाजा चाहते हैं तो उन्हें गर्व होगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक गाजा तो नहीं गया हूं, लेकिन वहां बिना गए ही मैं गाजा के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल भी पहुंचे हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिसीव करने के लिए तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे। राष्ट्रपति इसाक हार्जोंग ने भी डोनाल्ड ट्रंप का वेलकम किया। ट्रंप के इजराइल पहुंचते ही बंधकों की रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो गया। इजराइल पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गाजा जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अगर गाजा की यात्रा कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का इजराइल की संसद के स्पीकर ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब एयरफोर्स 1, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का विमान है, वो उनको लेकर गाजा पहुंचा और गाजा पहुंचने के बाद की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने गेस्ट बुक में वहां पर एक मैसेज लिखा। उन्होंने लिखा कि ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि
डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली संसद में स्टैंडिंग ओवेशन देकर सम्मानित किया गया। उन्हें स्पीकर के बगल में बिठाया गया। इजराइल की संसद में सभी सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए ट्रंप का गर्मजोशी स्वागत किया। इजरायली संसद के अध्यक्ष अमीर ओहाना ने ट्रंप को यहूदी इतिहास का दिग्गज बताया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने इजरायली संसद में हमास की कैद से रिहा हुए बंधकों और उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की। ट्रंप रिहा हुए इजरायली बंधकों से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ट्रंप से पहले यह सम्मान 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों जैसे कि बिल क्लिंटन को साल 2013 में, बराक ओबामा को साल 2013 में और जो बाइडेन को 2022 में दिया जा चुका है। नेतन्याहू ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने दुनिया में शांति के लिए काफी कोशिशें की हैं। इजराइल ने 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया। नेतन्याहू ने संसद में अपने भाषण की शुरुआत में ट्रंप को धन्यवाद दिया। नेतन्याहू ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ गलत बातों का विरोध करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने ट्रंप की 2020 की शांति योजना की तारीफ की, जिसमें वेस्ट बैंक को यहूदी लोगों की पुरानी जमीन बताया गया। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु समझौते से हटने और ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई में साथ देने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू कहा और कहा कि ट्रंप इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त हैं। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का नाम इजराइल की कहानियों में लिखा जाएगा। इसके बाद संसद में ट्रंप के नारे लगने लगे। नेतन्याहू ने ट्रंप की शांति योजना को शांति के लिए बहुत जरूरी बताया और कहा कि मैं शांति के लिए तैयार हूं, आप भी तैयार हैं और हम मिलकर इस शांति को लेकर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद को इसके बाद संबोधित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा बंधक समझौते के लिए अरब देशों और मुस्लिम नेताओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने हमास पर दबाव बनाकर बंधकों को रिहा करवाने में मदद की है। यह इजराइल और दुनिया के लिए एक बड़ी जीत है कि इतने सारे देश शांति के लिए काम कर रहे हैं। यह एक नए मिडिल ईस्ट की ऐतिहासिक सुबह है। हालांकि ट्रंप का भाषण कुछ समय के लिए रोकना पड़ा क्योंकि 2 इजरायली सांसद फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे और सुरक्षा अधिकारियों ने इन्हें संसद से खींचकर बाहर कर दिया। समझौते के तहत इजरायली आर्मी 2 स्टेज में पीछे हटेगी। फर्स्ट फेज पूरा हो चुका है और फर्स्ट फेज में क्या क्या है जल्दी से इस पर नजर डाल लें। फर्स्ट फेज जो है पहले 6 हफ्ते का होगा। बंधकों की रिहाई होगी जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 20 बंधक हमास ने रिहा कर दिए हैं। इजरायली सैनिक गाजा से 70% इलाके से हट जाएंगे, यानी कि वो 70% एरिया छोड़ देंगे। वो एक येलो लाइन के पीछे रहेंगे और पहले 5 दिन रोज 400 ट्रक खाना, दवा और सामान ले जाया जाएगा। बाद में यह और बढ़ाया जाएगा। सहायता राशि भी बढ़ाई जाएगी और बेघर फिलिस्तीनियों को घर लौटने को कहा जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज शुरू होगा 2 साल के लिए। इजराइल बाकी 30% इलाके से भी सैनिक हटाएगा। मिस्र, कतर, तुर्की, यूएई और अमेरिका की फोर्स यहां सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। गाजा की नई सरकार पर बातचीत होगी। तो ये जो है फॉर्मेशन है अगले 2.5 साल के लिए। पहले 6 महीने फर्स्ट फेज और सेकंड स्टेज या सेकंड फेज कह सकते हैं बाद के 2 साल, क्योंकि गाजा को सबसे पहले भी मरहम पट्टी और रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए। अभी शुरुआत के 6 महीने इसी पर काम करना होगा। अब आपको दिखाते हैं उन बंधकों की तस्वीर जिन्हें हमास ने रिहा किया है, जो 2 साल से हमास की कैद में थे। बंधकों के लिए, परिवार के लिए यह बहुत खुशी का पल है, बहुत अद्भुत पल है, जिसका इंतजार वो 2 साल से लगातार कर रहे थे। अब सोचिए हमास की कैद में रहना, एक एक सेकंड इन पर कितना भारी पड़ रहा होगा, ये समझा जा सकता है। ये हैं वो लोग जो इस वक्त आप देख रहे हैं और रेड क्रॉस की बस भी आप देख सकते हैं। बंधकों की रिहाई के साथ गाजा के भविष्य पर सवाल मंडराने लगे हैं, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच अब तक के सबसे भीषण युद्ध ने फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया है। 90% कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के साथ अकालग्रस्त गाजा में मानवीय सहायता की भी भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जहां लाखों लोग अभी भी बेघर हैं।
क्या हुआ 2 साल में, जल्दी से इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं इस जंग का इंपैक्ट क्या हुआ है। 2 साल के इस जंग में 67,000 लोगों की मौत हुई है, 1,07,000 लोग घायल हुए हैं। गाजा में 83% आम नागरिकों की मौत हुई है। मरने वालों में 20,000 बच्चे और हर महीने करीब 540 बच्चे की मौत हुई है। 22 लाख लोग इस वक्त इस इलाके में अकाल से जूझ रहे हैं। 1,95,000 इमारतों को नुकसान हुआ है। 19 लाख लोग बेघर हुए हैं। यानी गाजा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसको दोबारा से तैयार करना होगा। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये उन इजरायली बंधकों की हैं जिन्हें हमास ने कैप्टिव बना लिया था, बंधक बना लिया था। और अब ये फोटो रिलीज की गई है। ये सभी लोग अपने अपने घर इजराइल लौट रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 से पहले की गाजा की तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो एक जीता जागता शहर, उम्मीदों से भरा शहर, रोजमर्रा की मुश्किलों के बावजूद बेहतर भविष्य की तलाश में जीता शहर। स्कूल खुले हुए थे, बच्चे खेलते थे, स्कूल जाते थे, अपने भविष्य की तैयारी करते थे। बाजारों में रौनक थी, चहल पहल थी, सड़कों पर जिंदगियां आसानी से देखी जा सकती थी। लेकिन आज की तारीख में अगर गाजा का सिर्फ आप मैप पे देख लीजिए, आप सैटेलाइट इमेजेस में जाकर आपको पता चल जाएगा कि आज गाजा का मतलब धूल, मलबा, सन्नाटा, बारूद की गंध, तबाही, बर्बादी और जलजला। 2 साल गुजर चुके हैं। हालात दिन ब दिन खराब होते गए। और लीजिए, मैंने आपके लिए तस्वीर भी लगा दी। शहर तबाह हो चुका है, बुनियादी ढांचा खत्म हो चुका है, जिंदगी संघर्ष कर रही है। जानकारों का मानना है कि गाजा के पुनर्निर्माण प्रक्रिया में लगभग 1.25 लाख करोड़ का खर्च आएगा। और सवाल यही है, क्या गाजा की तकदीर बदलेगी? अब क्या फिर से यह शहर वैसा ही दिखेगा जैसे चमकता था, हंसता था और कभी यह जिंदा नजर आया करता था? यह आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इस बात को, इस सच्चाई को अमल में लाना है, इसे सच करना है, तो दुनिया के तमाम देशों को आगे आना होगा और गाजा के रीबिल्ड प्रोसेस को अपने हाथों में लेना होगा। तब जाकर यहां पर एक बार फिर से वो रौनक नजर आ सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये पीस डील जारी रहेगी? क्योंकि हमास 2 शर्तों पर मानने को तैयार नहीं है अभी भी। एक निशस्त्रीकरण और एक हमास को हमेशा हमेशा के लिए गाजा छोड़ना होगा, फिलिस्तीन से जाना। चलिए, इस पर हमारी नजर आएगी, इस पर भी बात करेंगे। वर्ल्ड नाउ में अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच छिड़ी ट्रेड वॉर की। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि 1 नवंबर 2025 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के पलटवार के बाद अब ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों घबरा रहे हैं? क्या क्रिटिकल मिनरल की वजह से डोनाल्ड ट्रंप घबरा रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफों के पुल बांध दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ करते हुए उन्हें सख्त, स्मार्ट लीडर बताया है और यह भी कहा है कि वो अपने देश के लिए एक बहुत अच्छे नेता हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिश्ते को जिनपिंग के साथ बेहतर बताया। हालांकि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। आपको याद होगा, भारत पर 25% का टैरिफ लगाना, फिर 25% का सरप्लस टैरिफ लगाना, उसके बाद 50% के बाद टैरिफ लगाने के बाद पीएम मोदी की तारीफ करना, ट्रूथ सोशल मीडिया पर भारतीय पीएम के बारे में शानदार शब्दें लिखना और उसके ठीक कुछ दिन के बाद फार्मास्यूटिकल पर 100% का टैरिफ लगाना। और ऐसा ही कुछ वो चीन के साथ भी करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप 100% का टैरिफ लगा रहे हैं
वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग की तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, चीन को लेकर चिंता ना करें, सब बढ़िया होगा। चीनी राष्ट्रपति शी ने सिर्फ एक बुरा पल देखा है। वो अपने देश के लिए मंदी नहीं चाहते हैं और मैं भी नहीं चाहता। अमेरिका चीन की मदद करना चाहता है, नुकसान नहीं। ट्रंप का यह बयान उस कार्रवाई के बाद आया है जब ट्रंप ने चीन के रेयर अर्थ की खनिजों पर नए एक्सपोर्ट कंट्रोल के जवाब में नई टैरिफ धमकी दी, जिसके तुरंत बाद चीनी राष्ट्रपति और चीन के साथ अमेरिका को रिश्तों को लेकर कुछ अलग ही रुख अपना रहे हैं। ट्रंप की यह सख्ती और ट्रंप के सुर 72 घंटों में बदल गए। कल चीन की तरफ से ट्रंप के टैरिफ को लेकर जवाब दिया गया था, जिसमें चीन ने साफ साफ कहा था कि चीन टैरिफ से डरता नहीं है और अपने अधिकारों की और हितों की रक्षा के लिए चीन मजबूती से कदम उठाने के लिए तैयार है। चीन के सख्त लहजे को देखने के बाद ट्रंप की बातों पर नरमी नजर आती हुई दिखी। हालांकि उन्होंने कहा है कि अतिरिक्त टैरिफ लगाना अभी भी योजना में है। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई प्रेशर टैक्टिक्स है? डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने कई बार कहा है कि अमेरिका और चीन को कोऑपरेट करना चाहिए, न कि लगातार टकराव में रहना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर शी जिनपिंग की कब कब तारीफ की है और कितनी बार तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में चीन के दौरे के दौरान जिनपिंग की तारीफ की थी। जिनपिंग को एक महान और शक्तिशाली नेता बताया था। जिनपिंग को चीन का राजा कह दिया था। 2018 में चीन ने राष्ट्रपति की सत्ता की समय सीमा हटाई और ट्रंप ने कहा कि शी एक महान व्यक्ति हैं, 100 साल में सबसे शक्तिशाली चीनी राष्ट्रपति हैं। 2019 में फिर यही लाइन दोहराई उन्होंने कहा शी जिनपिंग अपनी देशभक्ति में सच्चे हैं। जिनपिंग को बहुत स्मार्ट और एक महान नेता बताया था उस समय। साल 2020 में कई बार जिनपिंग की तारीफ की, ट्वीट कर जिनपिंग को महान व्यक्ति बताया। जिनपिंग के कोरोना वायरस रोकने की कोशिशों की तारीफ की। ट्रंप ने बार बार यह भी मेंशन किया था कि शी जिनपिंग बहुत मेहनती नेता हैं। 2021 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, वो बहुत सख्त और स्मार्ट नेता हैं और उनके साथ उनके शानदार रिश्ते हैं। फिर 2023 में जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, तब उन्होंने जिनपिंग को लोहे की मुट्ठी वाला नेता बताया और कहा कि शी ने 14 अरब लोगों पर शासन अच्छे ढंग से किया है। कोई भी शी जिनपिंग जितना अच्छा दिखने वाला और प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। 2024 में फिर तारीफ की। शी जिनपिंग की कई बातों की तारीफ की। ट्रंप पर हमले के बाद जिनपिंग के लेटर की तारीफ की और जिनपिंग को दुनिया के स्मार्ट नेताओं में से एक बताया और एक ब्रिलियंट गाय करार दिया। और अब 2025 में एक बार फिर से वो जिनपिंग की तारीफ कर रहे हैं। वो कहते हैं शी एक स्मार्ट आदमी है, हम बहुत अच्छा सौदा करेंगे। वो अपने देश से प्यार करते हैं और जिनपिंग के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को बेहतर बताया। यानी एक तरफ टैरिफ को लेकर संघर्ष, इकोनॉमी और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर 36 का आंकड़ा, और दूसरी तरफ जिनपिंग की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। ये वही ट्रंप हैं जो चीन पर कई बार टैरिफ बदल चुके हैं। जब से टैरिफ की घोषणा हुई है चीन पर, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार टैरिफ के सुर बदले हैं, जिसके बारे में हमने आपको कल वर्ल्ड नाउ में दिखाया था। और एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान और फिर तारीफ, कभी सख्ती तो कभी नरम। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को जो समझते हैं ये उनके लिए बिल्कुल फिट बैठती है। डोनाल्ड ट्रंप जितनी जिनकी राजनीति विवादित रही, उनका अंदाज भी उतना ही अजीबोगरीब रहा है। ट्रंप को लेकर यह कहा जाता है कि वो झूठ बोलने में माहिर है। 4 साल में 30,000 से ज्यादा झूठ, धड़ाधड़ झूठ बोलने का आंकड़ा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर उन्होंने टाइम्स मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने इस दौरान 32 ऐसे दावे किए थे जो पूरी तरह से झूठे या भ्रामक थे। डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति के तौर पर
पहला कार्यकाल भी झूठ से भरा हुआ था और इसे लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पहले कार्यकाल के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने जम के झूठ बोले। 2017 से जनवरी 2021 के बीच 30,573 झूठ ट्रंप की तरफ से बोले गए। रोजाना औसतन 21 झूठे दावे किए गए। पहले साल हर दिन औसतन 6 झूठे दावे और दूसरे साल हर दिन 16 झूठे दावे और तीसरे साल में पहुंचते पहुंचते 22 झूठे दावे हर दिन होने लग गए और चौथे साल में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हद ही कर दी। चौथे साल में यानी साल 2021 में उन्होंने साल के हर दिन लगभग 39 झूठे दावे किए। सितंबर 2020 में उन्होंने 2,239 झूठे दावे किए। अक्टूबर 2020 में ट्रंप ने एक महीने में 3,917 झूठे दावे किए। 2 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने 539 झूठ बोले और यही बार बार ट्रंप के रुख, बार बार यू टर्न लेना और बार बार झूठ बोलना, इसके चलते कई बार वो मुसीबत में भी आ जाते हैं और यहां तक कि अपने आप का मजाक भी बनवा लेते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो जाते हैं। अपने राजनीतिक हित के लिए किसी पर भी आरोप लगाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाएं हाथ का खेल है। ट्विटर और मीडिया पर ट्रंप ने कई बार ऐसे दावे किए जो तथ्यात्मक रूप से गलत पाए गए, जिनमें भारत पाकिस्तान के सीजफायर को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही दावा किया था जो झूठा निकला, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने इसमें मध्यस्थता करके इसे रोक दिया। और अब जब वो तेल अवीव आ रहे थे, इजराइल के दौरे पर आ रहे थे, तब भी उन्होंने प्लेन में ऐसा ही बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने 200% टैरिफ की धमकी दी थी भारत को, जबकि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। भारत के पीएम ने पार्लियामेंट में कहा कि दुनिया के किसी भी देश का फोन नहीं आया या फिर दुनिया के किसी भी बड़े नेता का फोन नहीं आया जंग को रुकवाने के लिए। लेकिन अब तक क्या क्या झूठ बोल चुके हैं, क्या बड़े दावे कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो 8 युद्ध रुकवा चुके हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा भी किया। 35 बार ट्रंप ने सीजफायर कराने का दावा अभी तक कर दिया है। कैच एंड रिलीज, ट्रंप ने कहा पकड़ो और छोड़ो की नीति खत्म करेंगे, जबकि ऐसी कोई स्पष्ट सरकारी नीति है ही नहीं कैच एंड रिलीज की। फिर रिकॉर्ड महंगाई की बात ले लीजिए। बाइडेन कार्यकाल में रिकॉर्ड महंगाई बताई, जबकि 2024 तक महंगाई दर काफी कम हो चुकी थी। अमेरिका में उच्चतम महंगाई दर 1920 में 23.7% रही थी। फिर वो कहते हैं भाई पनामा नहर के बारे में, पनामा नहर पर चीन का नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि पनामा नहर का संचालन चीन करता है, अमेरिका से अधिक शुल्क लिया जा रहा है। नहर के निर्माण में 38,000 लोग मारे गए, जबकि नहर के निर्माण में जान गंवाने वालों की संख्या 5,600 है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट को रद्द कर देगी, जबकि ऐसा कोई मैंडेट अस्तित्व में है ही नहीं जो इस मैंडेट की बात हो रही। फिर उन्होंने कहा चुनाव में धांधली हुआ। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह से धांधली हुई। अधिकारियों और रिकाउंटिंग ने निष्पक्षता साबित की। बाइडेन ने ट्रंप के 232 वोटों के मुकाबले 306 वोटों के साथ इलेक्टोरल कॉलेज जीता। 7 मिलियन से अधिक बैलेट पेपर से चुनाव जीते थे। स्विंग स्टेट में रिकाउंटिंग ने बाइडेन की जीत की पुष्टि कर दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार पचा नहीं पाए। उसके बाद आपको पता है अमेरिका की सड़कों पर 2021 में क्या हुआ था, व्हाइट हाउस के बाहर क्या हुआ था। अब चीन पर टैरिफ से कमाई की बात करते हैं। अमेरिका ने चीन से सैकड़ों अरब डॉलर प्राप्त किए। पहले कार्यकाल में टैरिफ के जरिए यूएस को फायदा हुआ। फैक्ट चेक में ट्रंप का यह दावा पूरी तरीके से गलत निकला। और आपको बता दें, टैरिफ का भुगतान अमेरिकी आयातक करते थे, चीन नहीं। ट्रंप ने दावा किया कि यूएस ईयू से कोई व्यापार नहीं करता। यूरोपीय संघ में व्यापार प्रतिबंध लागू है। अमेरिकी कंपनियों के लिए निर्यात करना मुश्किल है, लेकिन यूएस ने 2023 में ईयू से 639 बिलियन का ट्रेड किया। यूएस में अपराधी शरणार्थी, अमेरिका में खतरनाक अपराधियों को सुरक्षा मिल रही है। कई जेलों और मेंटल इंस्टीट्यूशन से आते हैं, अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। रिपोर्ट में ज्यादातर लोगों के वैध तरीके से आने का खुलासा हुआ। फिर शपथ ग्रहण में भीड़ को लेकर झूठ बोला। कहा अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा लोग शामिल हैं।
ट्रंप ने 15 लाख लोगों के शामिल होने का इसमें दावा किया था। व्हाइट हाउस ने इस संख्या को 7,20,000 बताया। ट्रंप बराक ओबामा के मुकाबले बहुत पीछे रह गए। ओबामा ने 18 लाख लोगों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिसंबर 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट ने बॉटमलेस पिनोकियो के नाम से एक नई कैटेगरी बनाई। इस कैटेगरी में ट्रंप एकमात्र नेता थे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान यह भी दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर का मसला है वो हजारों साल पुराना मसला है। यानी वो जो बोलते हैं, जो करते हैं, कभी टैरिफ लगा देते हैं, कभी सख्त हो जाते हैं, कभी ये शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता कि वो कितने बार अपने बयान बदलते हैं या फिर झूठा बयान देते हैं। और उनके अधिकतर दावे झूठे और भ्रामक होने की वजह से उन पर कोई भी रिलायबल, एक तरह से भरोसा, अगर ट्रस्ट डेफिसिट की बात की जाए तो उनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट बन चुका है। बयानबाजी से लेकर व्यवहार तक ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहे। ट्रंप के एक्शन, उनकी बातों को समझना काफी डिफिकल्ट है। ट्रंप अजीबोगरीब बयान देते हैं और अजीबोगरीब चीजों के लिए जाने जाते हैं। बेतुके बयान और ये हरकतें साबित करती हैं कि ट्रंप को हेडलाइंस में रहना पसंद है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ और मामले बताते हैं जिससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता उसको। ट्रंप को सोशल मीडिया का खुमार इस कदर है कि वो अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चीजें शेयर करते हैं। कई बार तो ऐसे दावा कर देते हैं जो लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आपको डोनाल्ड ट्रंप के कुछ अजीबोगरीब पोस्ट बताते हैं। 2018 में ट्रंप ने पोस्ट किया कि मेरे पास खुद को माफ करने का हक है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। मई 2017 में ट्रंप ने एक ट्वीट किया, आधी रात को अजीब गरीब शब्द लिखा, इसका मतलब आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। ये था शब्द #COVFEFE। ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बन गया। इसे सीक्रेट कोड समझा गया। फरवरी 2016 में कोड पोस्ट किया, राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान रिट्वीट किया। इटली के फासिस्ट बेनिटो मुसोलिनी का पोस्ट था। ट्रंप से पूछा गया क्या वो डिक्टेटरशिप को बढ़ा रहा है। ट्रंप ने कहा कोट मायने नहीं रखता, बस अच्छा था इसलिए मैंने लिखा। डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर बयानबाजी का मास्टर कहा जाता है क्योंकि वो हर दिन किसी ना किसी चीज पर विवादित, अजीब या चौंकाने वाला बयान देते हैं। ट्रंप के वो बयान भी आपको बताते हैं जो आज तक हजम नहीं हो पाए। कोरोना के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की अजीब सलाह सामने है। 2020 में ट्रंप ने डॉक्टर से सवाल पूछा, सैनिटाइजर बाहर वायरस मार सकता है क्या? क्या डिसइंफेक्टेंट इंजेक्शन शरीर में डाल दें तो वायरस मर जाएगा? ट्रंप के बयान के बाद हेल्थ एजेंसियां अलर्ट हो गईं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस बयान को खतरनाक बताया और इसे नहीं करने की सलाह दी। फरवरी 2017 में ट्रंप ने बयान दिया कि रैली के दौरान स्वीडन का जिक्र किया और कहा बीती रात स्वीडन में क्या हुआ। ट्रंप ने ऐसे कहा जैसे कोई आतंकी हमला हुआ, जबकि उस समय स्वीडन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। स्वीडन सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि देश में कोई घटना नहीं हुई है। साल 2024 में एक रैली के दौरान ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने इमेजिनरी घटना का जिक्र किया कि अगर इलेक्ट्रिक बोट डूब जाए और पास में शार्क हो तो शार्क से बेहतर करंट लगवाना पसंद करेंगे। ट्रंप ने कहा चाहता हूं शार्क का खात्मा हो। जीव वैज्ञानिकों ने शार्क को समुद्र के लिए अहम बताया। ट्रंप के अजीब और मनमौजी बर्ताव को लेकर कई तरह की वजहें सामने आती है। कुछ साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि ट्रंप एक सिम्टम से ग्रसित है, यानी जो लोग झूठी कहानी बनाते हैं और झूठी दुनिया में रहते हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की बातें भी ऐसी ही होती हैं। किसी ने कहा कि ट्रंप इंस्टिंक्ट ड्रिवन है, इसलिए वो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, अच्छी तरह से सोच समझ नहीं पाते। कुछ ऐसे मामले भी बताते हैं जो ये दिखाते हैं कि ट्रंप वाकई कितने ज्यादा अजीब है। 2019 में फ्लोरिडा को हरिकेन डोरियन का खतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने हरिकेन डोरियन का मैप दिखाया और मैप पर मार्कर से अलग अलग जगह सर्कल बनाया, जिससे लगा तूफान अलाबामा को भी प्रभावित करेगा। यह सर्कल डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था।
व्हाइट हाउस में उन्होंने हैमबर्गर की दावत दे दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पार्टी का आयोजन किया। 2019 में फुटबॉल चैंपियन को फास्ट फूड खिलाया। दावत में हैमबर्गर और पिज्जा परोसे गए। व्हाइट हाउस की सबसे अजीब दावतों में से गिना जाता है। एक पत्रकार का माइक ही छीन लिया। ट्रंप से प्रवासियों को बदनाम करने के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। रिपोर्टर से माइक छीन लिया, कर्मचारी को माइक छीनने का आदेश दिया और रिपोर्टर का एंट्री पास भी निलंबित कर दिया गया। इसके बाद की घटना अगर आपको बताएं, एक ईगल के साथ डोनाल्ड ट्रंप का फोटोशूट। 2015 में ईगल के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने फोटोशूट कराया। ईगल ने ट्रंप पर अटैक कर दिया। ट्रंप पर ईगल अटैक का वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर ट्रंप का मजाक बना। यही हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी अपने बयानों से पलटते हैं, कभी अपने दावों से पलटते हैं, कभी चीन को लेकर, जिनपिंग को लेकर सख्त रुख अपनाते हैं, कभी यू टर्न मार देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अगला कदम क्या उठाएंगे, ये तो कहना तो छोड़िए, सोचना तक मुश्किल है। क्या पता डोनाल्ड ट्रंप का मूड कब खराब हो और कुछ और दावा कर दें। चीन को लेकर टैरिफ बढ़ा दें या चीन की टैरिफ माफ कर दें या चीन को टैरिफ जीरो कर दें। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ना मैं अब आपको बताते एक पॉजिटिव स्टोरी, जिस स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो हम दुनिया भर के जंग की बात, टेंशन की बात, रिफ्ट की बात, संघर्षों की बात तो करते हैं, लेकिन हमने सोचा कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए पॉजिटिव खबर के तौर पर देखी जा सके। बात है जापान की, जहां आज के दौर में दुनिया के देशों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर प्रेशर काफी ज्यादा है, खचाखच भीड़। भारत में भी अभी त्योहारी सीजन चल रहा है। यहाँ के ट्रेनों को भी अगर आप देखेंगे तो साल भर वैसे भरी रहती है, लेकिन अभी के टाइम पे मेट्रो सिटी से लोग अपने घर की तरफ जाते हैं तो अभी भी ट्रेनों में काफी रश है। लेकिन जापान में एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ एक सवारी के लिए ट्रेन चलाई गई। जब दुनिया कॉस्ट कटिंग के काम पर चल रही है, हर चीज को मुनाफे और नुकसान की कसौटी पर तोला जा रहा है, लेकिन जापान ने एक बार फिर से दुनिया को सिखाया कि इंसानियत मुनाफे से ज्यादा बड़ी है। बुनियादी ढांचे को मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के लिए बनाया जाता है, और यहां इंसानियत की सच्ची तस्वीर पेश हुई है। अब कहानी क्या है? कहानी कुछ यूं है कि जापान में होक्काइडो एक द्वीप है। अच्छा, इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इस द्वीप पर जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन चलती है और काफी समय तक यहां पर पैसेंजर्स नहीं जाते थे। इस ट्रेन में कोई पैसेंजर नहीं होता था। तो सरकार ने फैसला किया कि भाई इस ट्रेन को चलाने का कोई फायदा है नहीं, पैसेंजर कोई है नहीं, तो उसको बंद कर दिया जाए। साल 2016 में इस द्वीप के क्यूशिराताकी स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था काना हराडा, जो स्कूल में पढ़ रही थी, और ये स्कूल उसी द्वीप पर था, और उस द्वीप पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, ट्रेन। काना उस समय ग्रेजुएशन कर रही थी। छात्रा ने ट्रेन ऑपरेशन कंपनी से गुहार लगाई कि अगर वो स्टेशन बंद हो गया तो ट्रेन नहीं रुकेगी और बगैर ट्रेन कॉलेज पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इससे उनकी पढ़ाई बंद हो जाएगी। तो एजुकेशन के वैल्यू को देखते हुए, उसको वैल्यू करते हुए 3 साल तक, जब तक कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो गया स्टूडेंट का, तब तक ये ट्रेन चलती रही। ज्यादातर समय छात्र के अलावा कोई दूसरा यात्री इस ट्रेन में नहीं होता था। हर सुबह और शाम ट्रेन एक ही छात्रा को लेकर आती थी और वापस छोड़ने जाती थी। मार्च 2016 में काना के ग्रेजुएट होते ही स्टेशन को बंद कर दिया गया, और यह फैसला आर्थिक रूप से तो पहले ही तय था, लेकिन इसे तब तक टाल दिया गया जब तक लड़की की पढ़ाई पूरी नहीं हो गई। यह ट्रेन उस स्कूल जाने वाली लड़की के सपनों और उसकी पढ़ाई तक पहुंचने की उम्मीद की डोर थी। यह ट्रेन उस स्कूल जाने वाली लड़की के सपने और उसकी पढ़ाई तक पहुंचने की उम्मीद थी। काना हराडा के लिए स्टेशन लाइफलाइन थी, और ट्रेन भी। अगर यह बंद हो जाती ट्रेन तो इसे स्कूल जाने के लिए 73 मिनट पैदल चलकर दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी पड़ती। स्टेशन के चलते भी उसकी यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि दिन में सिर्फ 4 ट्रेनें चलती थीं और उनमें से केवल 2 ही उसके स्कूल के समय से मेल खाती थी।
दरअसल इस द्वीप में क्या है कि यहां पर लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है और आबादी घटकर महज 36 रह गई है। इसी वजह से ट्रेन चलाने वाली कंपनी को स्टेशन बंद करने का फैसला लेना पड़ा। यात्रियों की संख्या ना के बराबर थी और स्टेशन को मेंटेन करने में, चलाने में खर्च बहुत आ रहा था। इस वजह से ट्रेन चलाने वाली कंपनी ने स्टेशन को बंद करने का फैसला किया। ऐसे में रेलवे कंपनी के लिए स्टेशन को चालू रखना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा था। यात्रियों की संख्या इतनी कम हो चुकी थी कि ट्रेन संचालन और स्टेशन में होने वाले खर्च को वहन करना भी मुश्किल था। फिर भी एजुकेशन को वैल्यू देते हुए कंपनी ने 3 साल तक स्टेशन को बंद नहीं किया और काना की पढ़ाई पूरी हो गई। वैसे अगर जापान की इकोनॉमी की बात की जाए तो जापान $4.186 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ 5वें पायदान पर है। जापान अपने जीडीपी का करीब 4% शिक्षा पर खर्च करता है। 2024-25 में जापान सरकार ने शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुल 8.51 ट्रिलियन जापानी येन यानी लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अधिकतर मुफ्त है, जबकि हायर स्टडी के लिए फीस में सब्सिडी का प्रावधान है। 2024-25 में जापान सरकार ने शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 8.51 ट्रिलियन की खर्च की। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जापान अगर तकनीक के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे है तो वो क्यों है और कैसे है। वहां पर पढ़ाई को कितना महत्व दिया जाता है, एजुकेशन को कितना महत्व दिया जाता है। सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए 3 साल तक ट्रेन चलाई गई। इसलिए जापान शिक्षा और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है, रोबोटिक्स के लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, एआई के लिए जाना जाता है और आईटी के लिए जाना जाता है। यहाँ की टेक कंपनियां दुनिया भर में फेमस हैं। जापान दुनिया का रोबोटिक्स हब है। कई टेक इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, हाइब्रिड कारें, सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जापान की पहचान है। जापान में इंजीनियरिंग और आईटी कोर्सेज दुनिया में फेमस हैं और सस्ते भी हैं। रोबोटिक्स और एआई में रिसर्च के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करता है। जापान सरकार टेक्नोलॉजी और R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बड़े पैमाने पर निवेश करती है। यानी जापान सरकार शिक्षा और फ्यूचर को काफी अहमियत देती है, जिसकी मिसाल ये कहानी है जो आज हमने आपके सामने साझा की है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है आज के इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। आज इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में आपका सवाल यह है कि G7 किसका संगठन है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए 7 देशों का, ऑप्शन बी 7 पहाड़ों का। सही जवाब भेजिए 72407 पर। व्हाट्सएप के जरिए सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में बारी है कल के विनर के नाम के अनाउंस का। आपको बताते हैं कल हमारे विनर बने हैं नोरंग राय शर्मा, श्री गंगानगर, राजस्थान से। नोरंग राय शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जल्द ही इंडिया डेली की तरफ से आपको दिया जाएगा एक शानदार गिफ्ट।